हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और स्वागत है आपका अपने चैनल पे प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम लोग विषय पे चर्चा कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था। अभी तक आप लोगों ने 15 क्लासेस देख ली हैं प्रेम एकेडमी चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने बात कर रहे थे, हम जो मौलिक अधिकारों की बात हम लोगों ने कर ली थी। हम जो बात कर रहे थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, डीपीएसपी पे बात कर रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने आर्टिकल 40 तक सारी बातें जो भी डिस्कस करने लायक थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, आर्टिकल 41 से हम चीजों को डिस्कस करने वाले थे। तो आर्टिकल 41 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो ये टॉपिक था हमारा नीति निर्देशक तत्वों का, वो हम खत्म कर देंगे। तो चलिए लोग दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले 2 लाइन से शुरू करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, जुड़ने की कोशिश करना चाहूंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें बस छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो दोस्तों, बस आपको मेहनत करके अपना रास्ता तय करना है कि आपको कहां जाना है और क्या हासिल करना है। तो उसी रास्ते में साथ देने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ में, आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रेम। तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 41 हमारा जो भारत की राज्य व्यवस्था विषय है वो क्या कहता है। भारत का संविधान का जो आर्टिकल 41 है वो किस बात की चर्चा करता है। वो आर्टिकल 41 देखिए क्या कहता है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्य के सभी नागरिकों के लिए कार्य, शिक्षा और लोक सहायता का प्रबंध करे। क्या करे? लोक सहायता का प्रबंध करे या उपलब्ध कराएगा। ये आपका आर्टिकल 41 कहता है। अगर हम आर्टिकल 42 की बात करें, चलिए, जब आर्टिकल 41 हमने बात की, थोड़ी बहुत चीजें लिख लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज ओरली समझ में आ जाए ये बात भी जरूरी नहीं होती है। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा। राज्य क्या करेगा? नागरिकों को लोक सहायता, शिक्षा और क्या कार्य उपलब्ध कराएगा। ये आपका कौन? आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 42 आपका किस बात की चर्चा करता है? इस बात को देखिए, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जो दिव्यांगों के लिए जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं वो भी कहां? आर्टिकल 41 में ही आपके बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 42 जो आपका क्या कहता है, आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 42 आपका क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को, काम की न्याय संगत, देखिए आर्टिकल 42 की हम बात कर रहे हैं, क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। प्रसूति सहायता, अब प्रसूति सहायता क्या है? प्रसूति सहायता का उपबंध ये कहां निर्धारित है? आपका आर्टिकल 42 में। प्रसूति सहायता से क्या मतलब है? महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, जो गर्भ के दौरान उनको जो क्या छुट्टियां दी जाती हैं, वो उसका उपबंध भी कहां? आर्टिकल आपका 42 में है। क्या? प्रेगनेंसी लीव, ये आपका कहां? आर्टिकल 42 में है। अब चलिए बात करते हैं, हम आर्टिकल 42 की बात कर ली हम लोगों ने। आर्टिकल 43 हमारा क्या कहता है, उस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो चलिए, हम लोगों ने 42 की बात कर ली। 43 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, शिष्ट जीवन एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान कराएगा। कौन? राज्य। क्या कहता है? 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन, सभी कर्मकारों को क्या? जीवन निर्वाह योग्य वेतन, शिष्ट जीवन, सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक जीवन उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी कर्मकारों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, शिष्ट क्या
जीवन निर्वाह योग्य वेतन, शिष्ट जीवन और सामाजिक जीवन जीने का लक्ष्य उपलब्ध कराएगा। आपका आर्टिकल 43 इस बात का उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 43 के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 44 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 44 क्या कहता है आपका? उससे पहले इस बात को जानने से पहले आर्टिकल 43 के दो पार्ट हैं, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43A और 43B किस बात की चर्चा करता है? आर्टिकल 43A क्या कहता है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। क्या? राज्य कार्मिकों के उद्योगों के प्रबंधन में क्या भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो ट्रेड यूनियंस के चुनाव कराए, उनकी बातों को सुने, उन्हें जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराए, ऐसा राज्य का क्या कर्तव्य होगा। तो क्या कहता है 43A आपका? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। क्या? सुनिश्चित करेगा। इस बात की व्याख्या करता है आपका 43A। 43A क्या कह रहा है? राज्य क्या कह रहा है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में क्या करेगा? कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। क्या? कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये आपका 43A हो गया। 43B क्या कहता है? 43B कहता है कि आपने बहुत बार अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपने बहुत स्वयं सहायता समूह वहां पे देखे होंगे। तो क्या कहता है? राज्य क्या करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। सहकारी समितियों को क्या बढ़ावा देगा। ये बात किसमें? आपकी आर्टिकल 43B में है। ठीक है, तो आर्टिकल 43B की भी बात हम लोगों ने कर ली। आर्टिकल 44 क्या कहता है? चलिए आर्टिकल 44 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 44 हमारा क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, क्या कहता है? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून होगा। एक प्रकार का क्या होगा? कानून होगा। कॉमन सिविल कोड होगा, CSC होगा। ठीक है क्या? ठीक है, कॉमन सिविल कोड होगा। ठीक है, तो इस बात से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा। देखिए दोस्तों, यहां पे एक मामला आया था, आपको उसको मामले को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ ले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चीजों को करंट से जोड़कर पढ़ेंगे। तो जब यहां कॉमन सिविल कोड की बात आ गई, समान नागरिक संहिता की बात आ गई है जब, तो बहुत बार ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए भी समान कानून है। जैसे आपने अभी 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 5 जजों की बेंच थी, 3 तलाक के मामले पे फैसला आया था। तो 3 तलाक के मामले का केस जो था, वो केस था आपका किसका? वो अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस था। वो 1978 का मामला था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या, देखिए यहां पे क्या था कि अभी अगर हम ये बात कहें कि भारत में 100% क्या कॉमन सिविल कोड लागू है, तो हम कह सकते नहीं। 98% केस हाँ लागू है सिविल कोड इंडिया में। वो इस मामले में कि बहुत सारे कानून है, अगर कोई कत्ल करता है तो वो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको एक जैसी ही सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या अगर अभी बात तलाक की आती है या गोद लेने की आती है, शादी करने की बात आती है, तो इनमें क्या होता है कि अलग अलग नियम है सबके लिए। तो ये चीज जो है इस बात को डिफरेंट करती है। ऐसा ही क्या हुआ शाह बानो वाले केस में, अहमद खान वर्सेस शाह बानो का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने 2017 में एक फैसला दिया, 3 तलाक को समाप्त कर दिया। देखिए तलाक की बात जब आ गई है तो मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ है उनके हिसाब से तलाक 3 प्रकार की होती। तलाक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की तलाक का जिक्र किया गया है मुस्लिम ग्रंथों में। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम सब्जेक्ट से हटकर या सब्जेक्ट के अंदर ही कर रहे हैं, जो आपको जाननी जरूरी हो जाती है। 3 प्रकार की तलाक की चर्चा की गई। कितने? 3 प्रकार की।
एक तलाके बिद्दत, तलाके अहसन और तलाके हसन। ठीक है, तलाके बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, बिद्दत। दूसरी कौन सी थी? तलाक ए हसन, ए अहसन, और एक थी हसन। तो ये 3 प्रकार की तलाक की बात कहां की गई है? जो मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, देखिए ये जो तलाक विद्दत था कि आप किसी को मैसेज करके बोल दें कि तलाक तलाक 3 बार तलाक तलाक बोल दें, टेक्स्ट मैसेज करके बोल दें, कॉल करके बोल दें, तो वो आपका तलाक हो जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, ये तलाक विद्दत को खत्म किया। किसको? तलाक विद्दत को खत्म कर दिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तलाक जो आपका ये आया था, इस पे जो विधेयक आया उसमें क्या 3 तलाक के जो अधिनियम को खत्म कर दिया गया, वो तलाक विद्दत था। ये साहबान वाला केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, यहां पे इसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 44 की भी चर्चा कर ली। तो आर्टिकल 45 के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 44 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 45 क्या कहता है? कहता है 45 क्या कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या अनिवार्य रूप से शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। ये आपका आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें तो ये कब जोड़ा गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जब कौन सा? 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक, आर्टिकल 45 की हम लोगों ने बात कर ली। आर्टिकल 46 क्या कहता है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए क्या राज्य का क्या कर्तव्य होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए क्या करेगा? वीकर सेक्शंस के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन देगा राज्य। ठीक है, और क्या? और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना है। क्या कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर लोगों को क्या शैक्षणिक तथा आर्थिक सहायता देगा तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षण को उपलब्ध कराएगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 46 इस बात की चर्चा करता है। तो अगर आर्टिकल 46 की हम लोगों ने चर्चा कर ली तो देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 की हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 47 आपका क्या कहता है? जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बस मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से हटकर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम्स में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे कम में ही आएगा, मजा आएगा, पढ़ते रहिए बस। 47 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 47 क्या कहता है? राज्य उन सभी नशीली चीजों पर प्रतिबंध लगाएगा जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या? आपके ड्रग हो गए, मदिरा हो गए, तंबाकू हो गया, ऐसे सभी मादक पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। यह आपका आर्टिकल 42 कहता है। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। ठीक, यह आपका आर्टिकल 47 कहता है। देखिए राज्य के 3 कर्तव्य, क्या क्या? राज्य के 3 प्राथमिक कर्तव्य कौन कौन से हैं कि जीवन के राज्य अपने नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार करेगा। दूसरा क्या? उनके पोषाहार में सुधार करेगा तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का जिम्मा भी उठाएगा। ये राज्य के 3 कर्तव्य होते हैं। ये आर्टिकल 47 के अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं। तो आर्टिकल 47 की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 48 आपका क्या कहता है?
आर्टिकल 48 जो आज का बहुत ही जबरदस्त मुद्दा बन गया है 2014 के बाद से, उससे पहले भी था, उससे पहले उतना प्रज्वलित नहीं था। आर्टिकल जो आपका ये 47 है, ये 48 है, ये आपका 2014 के बाद बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया। क्यों? जानकर हैरानी होगी। आर्टिकल 48 इस बात पर प्रतिबंध लगाता है, किस बात पर? मवेशियों की बलि देने पर। किसकी? गाय, बछड़ा या किसी भी दुधारू पशु की बलि देने पर प्रतिबंध लगाता है ये आर्टिकल 48। ठीक है कि बलि पर रोक तथा उनकी नस्लों के सुधार के प्रोत्साहन का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। क्या? गाय, बछड़ों तथा दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाएगा तथा उनकी नस्लों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन देगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 आपका इस बात की व्याख्या करता है। क्या? बलि पर रोक। ठीक, छोटा छोटा लिखता चलूं जैसे आपको थोड़ी चीजें क्लियर भी होती चलें। क्लियर तो सारी चीजें हो रही होंगी। गाय बछड़ा, गाय का मामला बहुत प्रज्वलित है ये 2014 के बाद से। गाय माता है, नहीं काटना आता है तो ध्यान रखना है, यही गाय माता है। आर्टिकल 42 लाता है ये आपका आर्टिकल 42, ऐसा ही समझ लीजिएगा आप। गाय माता है, आर्टिकल 42 लाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 42 की हमने 48 की बात कर ली, आर्टिकल 48 की बात कर ली। आर्टिकल 48 के बाद में अगर हम आर्टिकल 48A की बात करें तो आर्टिकल 48A क्या कहता है, इस बात पे भी हम लोग को चर्चा कर लेनी चाहिए कि आर्टिकल 48A आखिर किन बातों की चर्चा करता है। क्या कहता है? आर्टिकल 48A जो है वो क्या कहता है? राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये आपका 48A कहता है। क्या? पर्यावरण संरक्षण करेगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा एवं वन्य जीवों का भी संरक्षण करेगा। यह आपका कौन? आर्टिकल 48 कहता है दो बातें। ठीक, तो आर्टिकल 48 के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया और इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। किसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 49 आपका क्या कहता है? बहुत ही जबरदस्त है। यहां पे मुझे एक छोटी सी चीज याद आ रही है। एक बहुत बढ़िया गुरुजी हैं, फेसबुक, ट्विटर, जगह जगह पे फेमस रहते हैं वो। अपनी, मैं कर्म तो नहीं, कुकर्मों की वजह से कहूंगा हालांकि पढ़ाई के दौरान मुझे ऐसी बातों की चर्चा नहीं करना चाहिए। एक बार वो हुआ क्या कि ताजमहल में जाके जो है कोई मंत्र जाप कर रहे थे ताजमहल के अंदर बैठकर। तो वो एक प्रकार से जो है सामाजिक दंगा भड़काने की साजिश थी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो अल्लाह वाला हो चाहे राम वाला हो, सबको अपने अपने स्थान पर, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं, ये सभी संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन किसी भी ऐसे मुद्दे को आग नहीं देनी होती है, हवा नहीं देनी होती है जिससे सामाजिक जो है सौहार्द बिगड़े। तो उस प्रकार का कुछ था ये। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है कि जो सामाजिक, अब मैंने ताजमहल की बात की तो ये जो आपकी राष्ट्रीय धरोहर की बात आ गई, तो आर्टिकल 48 इसी बात की चर्चा करता है। आर्टिकल 49 जो है आपका इसी बात की चर्चा करता है। आर्टिकल 49 इसी बात की चर्चा करता है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ठीक, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि रखने वाले स्मारक, स्थान या वस्तु को क्या राज्य का कर्तव्य होगा कि उनका संरक्षण करे। ठीक, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक, कला, चित्र, स्थान, वस्तु आदि का संरक्षण करेगा कौन? राज्य करेगा। यह आपका आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 49 की हम लोगों ने चर्चा कर ली, तो आर्टिकल 50 की चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 35 से कहां तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 35 से
आर्टिकल 51 तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 49 पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आर्टिकल 50 हमारा क्या कहता है, देखिए आप लोग को पता चल गया होगा कि आज आप इस लास्ट टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो आखिरी पड़ाव पे जो हम बात करेंगे आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 हमारा क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक करना। ठीक, ये कहां है आपका आर्टिकल 50 में कि राज्य क्या करेगा कि राज्य की लोक सेवाओं में क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करेगा। ठीक, पृथक कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, इस बात की चर्चा करता है आपका आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका को पृथक करेगा। कौन? राज्य। इस बात की चर्चा कौन करता है? आपका आर्टिकल 50 करता है। चलिए आज का आखिरी जो है बचा हमारा कौन सा? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 किस बात की चर्चा करता है, इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए वीडियो एंड में आ गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक तो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपको अगर नौकरी मिल गई तो सारा पैसा पार्टी में आपका खर्चा होगा, दोस्तों को नहीं मिली तो आप खुद समझ लीजिए कि पैसा किसका खर्चा होगा। तो अपना पैसा बचाइए, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको भी नॉलेज की कुछ बात मिल जाएगी। मैं दावा करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहां से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। चलिए आर्टिकल 51 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 51 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 51 देखिए जो है, भारत की विदेशी नीति का संवैधानिक आधार है। ये जो आर्टिकल 51 है ये विदेशी नीति का, जो विदेश नीति है भारत की, उसका संवैधानिक आधार है। ये विदेश नीति का संवैधानिक आधार है, ये आर्टिकल आपका विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। ये किन किन बातों की चर्चा करता है उस बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 4 बातों की चर्चा करता है। कितनी? 4। कौन कौन सी? भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शक्ति को बढ़ावा देगा। पहली बात, अंतरराष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। कौन? भारत। ठीक, दूसरी बात क्या कहता है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। क्या? न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। ठीक, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों के पालन को बढ़ावा देगा। क्या? संधि और समझौतों के पालन को क्या? बढ़ावा देगा। आखिरी बात क्या उल्लेख करता है आर्टिकल 51 जो है आपका, क्या? अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या मध्यस्थता के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, या हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉल्व करने को निपटाया जाएगा। ठीक है, या हल किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या? अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा क्या निपटाया जाएगा। ठीक, 4 बातों का उल्लेख करता है आपका आर्टिकल 51। देखिए अगर सवाल सीधा सीधा क्या बनेगा कि कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेश नीति का संवैधानिक आधार है, तो आपका आर्टिकल 51 है। जैसा मैंने पहले लिखा दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 4 बातों की उल्लेख करता है। कौन कौन सी? अंतरराष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत अंतरराष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरी बात की क्या? न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। चौथी का संधि एवं समझौते का पालन करेगा। 5वीं बात क्या? अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या मध्यस्थता के द्वारा
सुलझाया या निपटाया जाएगा, इस बात की चर्चा कौन करता है? आपका आर्टिकल 51। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस यही तक। हम लोगों ने आज जो टॉपिक खत्म किया वो थे क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। सारे के सारे जो हमने आर्टिकल्स पढ़ने थे वो हमने एक एक करके सारे खत्म कर लिए। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल प्रेम एकेडमी पे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, एक और नए ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।